हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। हम अभी तक आपको प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सबों के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि पीछे की जो चीज़ें थी वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जो है आज के वीडियो में जो सीखेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं है, अदरवाइज़ किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सबसे एक आध क्वेश्चन आता है। हालांकि इतना ऊपर से वहाँ क्वेश्चन नहीं लेता, वहाँ तो और ज़्यादा डीप से लेता है। हम आपको इसको जो है इस वीडियो को हम आपको बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। जैसा कि इसको सीखने से पहले हमें थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि अवतल दर्पण द्वारा मुख्य फोकस एवं फोकस बिंदु क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो तक में हम ये बता चुके हैं इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता दिए थे, जिसमें से एक बिंदु बच गया था हमारा फोकस बिंदु, जिसको पहले हम कवर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, दर्पण का मुख्य फोकस, मतलब कि जो दर्पण होता है उसका मुख्य फोकस किसे कहते हैं। डिफिनीशन में यहाँ लिखा गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित होती है। इसी बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब यह होता है कि अवतल दर्पण जैसे कि यहाँ पे दर्पण बना हुआ है, दर्पण का ये प्रधान अक्ष हो गया। इस प्रधान अक्ष के समानांतर कहने का मतलब कि वैसा किरण जो जिसके दो किरणों के बीच की दूरी अगर समान हो जाएगी तो उसे हम समानांतर कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस दोनों के बीच की दूरी लगभग समान लग रही है, इसलिए दोनों किरण जो है ना समानांतर होती है। तो ये किरणें जो है परावर्तन के बाद, मतलब इस बिंदु पर आकर के परावर्तित होगी दर्पण पर, और परावर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष होता है, और इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वह मिलेगी तो सब के सब किरण जो है ना समानांतर किरण, सब के सब समानांतर किरण एक ही बिंदु पे जाके मिलती है। तो जहाँ पे जाके मिलती है उस बिंदु को हम बोलते हैं कि यह बिंदु सभी किरणों को अभिसरित कर रही है। तो सभी किरणों को वह जिस बिंदु पे अभिसरित करेगी वह बिंदु ही हमारा दर्पण का फोकस कहलाता है। ये हम आपको डिफिनीशन भी लिख दिए हैं और हम आपको समझा भी दिए। अब आगे देखते हैं कि इस दर्पण के फोकस को, ये जो फोकस बिंदु होता है, इस फोकस बिंदु को किससे सूचित करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि इसे प्रायः बड़ी एफ, छोटी एफ नहीं बोलना है, बड़ी एफ, प्रायः बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ हम अभी आपको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम प्रश्न यहाँ लिख दिए हैं, ये भी एक सवाल बनता है, ऐसा भी पूछा जाता है। ये आपके 2 नंबर वाले मार्क्स में आ सकते हैं। ये पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्यों। एकदम छोटा सा इसका एकदम सरल आंसर है इसका। क्या हम इसका जवाब देंगे तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। आप जैसा कि हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस होती है वो वास्तविक होती है। तो भी लिखा गया यहाँ पे कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, जिसके कारण यह दर्पण, मतलब कि अवतल दर्पण सभी समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। मतलब कि इस दर्पण का यानी कि अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वह वास्तविक होता है, जिसके कारण आ रही सभी प्रकाश की किरणें, जो समानांतर किरणें होती है, उन सभी समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, मतलब कि एक बिंदु पर जमा कर देती है। इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसरित करना मतलब एक बिंदु पर जमा कर देना, और यह इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह दर्पण जो है सभी प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जमा कर देती है, इसीलिए इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको इसके बारे में बता दिए। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी को इंग्लिश में फोकल लेंथ भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताइए। हम ठीक है, हम इसके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। इंग्लिश में फोकस दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि फोकल लेंथ किसे कहेंगे या फोकस दूरी किसे कहेंगे, इसका परिभाषा क्या होगा। तो यहाँ लिखा गया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव होता है ना, इसको इंग्लिश में पी से सूचित करते हैं, यानी कि पोल बोलते हैं, इसलिए इसे पी से सूचित कर देते हैं। तो यहाँ इसका परिभाषा लिखा गया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तो मुख्य फोकस कौन सा हो गया, हमारा ये वाला फोकस हो गया। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और यहाँ पे हो गया अवतल दर्पण का फोकस, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस, इस दोनों के बीच के दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।
तो इस प्रकार से हम आपको फोकस दूरी का परिभाषा बता दिए। अब आगे देखते हैं कि इस फोकस को किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या। तो जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये हरा पेन से लिखा गया है कि फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहा जाता है। मतलब फोकस दूरी जो होती है ना, इसे फोकसांतर भी कहते हैं, इसके दूसरे नाम नहीं, फोकसांतर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब जो ये फोकस दूरी है हमारा, इस फोकस दूरी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि इसे प्रायः छोटी एफ से सूचित करते हैं। ध्यान रहे, हम फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, जबकि फोकस दूरी को, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, जबकि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको इसके बारे में जानकारी दिए। अब चलिए हम आगे देखते हैं जो यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे स्टार लगा के रख सकते हैं। ये बहुत 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 बार और हर बार लगभग जो ये पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। अगर आपको केवल इतना पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है, तो आपको ये वाला बात याद रखना। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब गोलीय दर्पण की जो ये फोकस दूरी है, इस पूरे वाले वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है, इसको फार्मूला के रूप में भी यहाँ लिख दिए हैं कि F = R/2 होता है, F = R/2 होता है। या फिर इसे ऐसे ना बोल करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि R = 2F होता है, यानी कि इस वाले को पढ़ेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और अगर इसको पढ़ना होगा तो इसको पढ़ेंगे कि ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो इस प्रकार से हम आपको इसके बारे में बताएं। अब देखिए, सवाल कभी कभी क्या होता है कि कह देता है ये इतना पूछेगा तो ये आपका 1 नंबर का रहेगा। अगर उसको मन कर गया कि नहीं, एग्जामर को अगर इच्छा हो गया कि नहीं हम 2 नंबर का सवाल करें, तो वो आपको यहाँ पे ले आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आप तो इसे अच्छे से याद ही कर लीजिए, अच्छे से। सॉरी, इसको याद नहीं करना है, बहुत आसान है। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, हम आपको इस प्रकार से समझाएंगे ना कि आज के बाद आपको हमेशा याद रहेगा, बशर्ते कि आप इसे अगर टाइम पे देखते रहें। तो प्रश्न क्या कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। मतलब हम चाहे तो अवतल दर्पण के सहारे भी कर सकते हैं, उत्तल दर्पण के भी सहारे कर सकते हैं। हम यहाँ आपको अवतल दर्पण के सहारे बता रहे हैं। यदि आप सबको इच्छा होगी कि हम आपको अगर उत्तल दर्पण के माध्यम से भी बताएं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, हम आपको उत्तल दर्पण वाला भी सिद्ध करके बता देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप इसे अच्छे से सीख लेंगे तो आप स्वयं ही उत्तल दर्पण वाले को स्वयं से सिद्ध कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे, हम उनको जरूर हम वो वाला भी वीडियो अपलोड कर देंगे, बना करके आपको बता देंगे उसमें। चलिए अब देखते हैं कि हमको यहाँ सवाल दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। मतलब यही वाली बात कि आप अवतल दर्पण का सहारा लेकर के मुझे जो है ये बताइए कि फोकस दूरी यानी कि F और R में क्या संबंध होता है। तो हम लोग तो यहाँ जान गए हैं कि F बराबर होता है R/2। तो इस बात को कहता है कि हमको सिद्ध करके बताइए, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको सिद्ध करके बताइए कि F बराबर R/2 होता कैसे है। तो देखिए, इसके लिए हमें एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने एक दर्पण लिया। इस दर्पण का नाम हमने दिया है M और N। अब इस दर्पण में कुछ डिजाइन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, अवतल दर्पण को बाहर से रंग देते हैं, अंदर धंसा हुआ जो भाग होता है उसका परावर्तक सतह कहलाता है। अब इस दर्पण में क्या हो रहा है, इस दर्पण में यहाँ पे एक बीच में जो एक बिंदु होती है, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। और इस ध्रुव से जो एक रेखा सामने की ओर जाती है, यानी कि इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, हम लोग इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये प्रधान अक्ष हो गया। इस प्रधान अक्ष के ठीक बीच में यहाँ पे F है, मतलब इसमें एक बिंदु है F। अभी हम नहीं कहेंगे कि ठीक बीच में, हम इसको सिद्ध कर देंगे तब कहेंगे कि ठीक बीच में है। तो हम यहाँ पे एक बिंदु रख दिए F, और यह बिंदु F जो है यही हमारा फोकस बिंदु कहलाता है। तो यही बात को सिद्ध करना है। तो हमने आपको यहाँ पे एक फिगर बना दिया है। और इस फिगर को बना करके जो भी, मतलब इस फिगर को मैं जैसे भी बनाया हूँ, इन बातों को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब लिखा कैसे गया आप इसको पढ़ करके इसे समझ सकते हैं, फिर भी हम आपको अभी समझा रहे हैं। जैसा कि हम क्या किए, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिए, तो यहाँ लिखे कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है, ले लिए एक MN एक हमारा अवतल दर्पण है। आगे क्या है, आगे हम इस बात को लिखे हैं जिसका प्रधान अक्ष PC तथा फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इस दर्पण का प्रधान अक्ष PC है, इस दर्पण का ध्रुव P है, और इस दर्पण का फोकस बिंदु F है, और इसका वक्रता केंद्र जो है वह C है। यहाँ तक की बातें हो गई। अब ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि भाई आपको जब F और R में संबंध स्थापित करना है, तो यहाँ आपको एक प्रकाश की किरण लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक प्रकाश की किरण लिए। कौन सा किरण,
तो एक प्रकाश की किरण लिए हैं, बिंदु ए से कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो आकर के दर्पण के बिंदु बी पे मिलता है। तो ए से बी के बीच की जो दूरी है ये हमारी कहलाएगी कि ये हमारे लिए आपतित किरण है, यानी प्रकाश की आपतित किरण है। ये आपतित किरण यहाँ पे बिंदु बी पे टकराती है। टकराने के बाद यह जो है परावर्तन का नियम होता है कि टकराने के बाद यह जो है वह फोकस से होकर के गुजर जाती है। हम इसके बारे में आगे सीखेंगे, अभी आप फिलहाल जानिए कि ये फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो देखिए ये यहाँ से होकर के यहाँ नीचे की ओर आ रही है एफ पर, अब हम इसको इधर से गुजार दिए तो ये किरण हमारा आपतित किरण है और बी से एफ की तरफ जो गया ये हमारा परावर्तित किरण है। अब हम क्या किए हैं कि इस बिंदु सी से इस बिंदु बी को मिला दिए हैं। तो इस बात को हम कैसे लिखें यहाँ पे समझिए, हम लिखें यहाँ पे कि ए बी एक प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर निकटवर्ती आपतित किरण है। मतलब यह जो ए बी जो किरण है यह प्रधान अक्ष के समानांतर है, मतलब पीसी के समानांतर है और साथ ही साथ इस बिंदु पी के बहुत करीब है, मतलब इसके बीच में ज़्यादा फासला नहीं है, मतलब बहुत नज़दीक में है। उस बात को हम यहाँ लिख दिए हैं। अब क्या लिखा गया है, जो परावर्तन के बाद, देखिए जो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु एफ से होकर गुजरती है। तो देखिए परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष का एक बिंदु एफ इसी से होकर ना गुजर रही है, तो इस बात को हम यहाँ लिख दिए हैं। अब हम क्या किए हैं कि साथ ही इस काम को करने के बाद हम साथ ही कौन सा काम किए हैं, तो हम सी को बी से मिला दिए। तो देखिए सी को बी से मिलाया गया, आपको रेड पेन से यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। अब सी को बी से जैसा ही मिलाएं तो आप देखिए यहाँ परावर्तन के नियम से आप जानते हैं, हम आपको पीछे पढ़ाए थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीच में एक रेखा होती है, उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब के साथ यहाँ कुछ कंडीशन आ जाता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है उसे हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, तो उस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो इसलिए ऊपर वाला हमारा आपतन कोण हो गया, और जो परावर्तित किरण अगर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बना देगी तो उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ऊपर हमारा आई लिख दिया गया है, नीचे यहाँ पे आर लिखा गया। किन्हीं को अगर आर देखने में दिक्कत है तो हम फिर से इसे क्लियर कर देते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे आर लिखा गया है। अब देखिए एक बात तो ये हो गया। अब क्या किए हम, अब ध्यान से देखिए ए बी पी सी ये दोनों समांतर है तो हम इसको मिलाएं तो जब ये वाला यानी कि ऊपर वाला आई और नीचे वाला ई भी आई हो गया। कैसे हुआ हम इसको फिगर में यहाँ नीचे समझाएं, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ बता देते हैं कि जब कोई दो रेखा समानांतर होती है तो उसे जो तीसरी रेखा काट रही होती है तो तीसरी रेखा के काटने से उन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है ना उसमें कुछ संबंध हो जाता है। जैसे कोण कौन सा बनेगा, तो एक संगत कोण बनेगा, दूसरा एकांतर कोण बनेगा और तीसरा जो है वह सम्मुख कोण बनता है और चौथा आसन्न कोण बनता है। तो हमें अभी उस कोण सबसे कोई मतलब नहीं, अभी केवल और केवल हमको मतलब है एकांतर कोण और संगत कोण से। अगर आप संगत कोण और एकांतर कोण को आप नहीं जानते हैं तो आप इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो देखेंगे जो मैथ का वीडियो है, उसमें आपको बताया गया है कि त्रिभुज से संबंधित हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। आप उसे देखें तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो इसका नियम होता है कि यदि कोई दो रेखा समानांतर है और उसे कोई तीसरी रेखा काट रही है तो उसकी संगत कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों एकांतर कोण है, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आई यहाँ है तो ये भी आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको फिगर में डिनोट कर दिए हैं। अब देखिए अब हम क्या किए हैं, अब हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ लिख दिए कि अब ए बी सी यहाँ पे कोण बन रहा है। कौन सा कोण, ए बी सी। देखिए एक कोण यहाँ पे बना कि नहीं, इस कोण को हम क्या कहें, तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर कोण बना रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारा आपतन कोण है। हम यहाँ आई से इसको सूचित कर दिए, जैसा कि हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब आगे देखिए, आगे हम लिखे हैं सी बी एफ। सी कहाँ है, ढूंढिए, सी बी एफ। सी बी एफ का मतलब क्या होता है कि ये हमारा परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। आप जानते हैं कि यदि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पे कोण बनाती है उस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। हम वहाँ लिख भी दिए कि परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण कौन सा था, आर। जैसा कि आपको पीछे बताया गया कि परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अब हम क्या किए हैं, इसके बाद फिर मान लिए कि अब देखिए पी से एफ की दूरी को क्या कहेंगे, तो हम मान लो कि पी से एफ की दूरी जो है फोकस दूरी है और इस फोकस दूरी को हम लोग जस्ट अभी तक लिखे हैं कहीं कि इस फोकस दूरी को पढ़ाए एफ से सूचित करते हैं। तो हम यहाँ लिख दें कि हम इसे एफ से सूचित कर रहे हैं। अब देखिए इसी लाइन पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पी से सी भी तो मिल रहा है हमें, तो पी से सी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो आप जानते हैं कि पी से सी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता की त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, यानी बड़ी आर से। हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इस फिगर में जो भी चीज़ें थी उसे हम यहाँ पर लिख दिए।
अब हम बात करते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना था f बराबर r/2, यानी कि ये जो बात कही गई है इस चीज़ को आप सत्यापित करके दिखाओ, ये बात कह रहा था हमारा प्रश्न। तो हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो f बराबर r/2 होना चाहिए, ये बात सिद्ध करना है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या किए, प्रमाण को देख रहे हैं, प्रमाण। अब प्रमाण से हम क्या जानते हैं, तो प्रमाण में हमको पता है कि हम पीछे पढ़ लिए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला नियम यह है कि आपतित किरण अभिलंब एवं आपतन बिंदु पे डाला गया आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यह है। और दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो पीछे इसका वीडियो अपलोड है, आप उसे पहले देखें फिर उसके बाद इसको देखें। तो हम लिखे हैं यहाँ पे कि परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो हम यहाँ भी तो यही बात लिखे हैं ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ABC या यहाँ पे CBF, हम उस बात को यहाँ पे लिख दिए हैं कि ABC बराबर हो जाएगा CBF, और इसको मान ली कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये PC जो है, PC इसी PC के समानांतर रेखा है AB। उसी बात को हम यहाँ लिख दिए कि AB समांतर है PC के, AB जो है यह समांतर है PC के, तथा इस दोनों रेखा को BC काटती है। तो इसलिए हम लिख दें कि BC उसे काट रही है। देखिए BC काट रही है कि नहीं काट रही है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो PC को काटा, अगर हम इस तरफ से आगे बढ़ाएं तो ये AB को काट दिया। तो हम कह सकते हैं कि AB और PC दोनों को हमारा रेखा BC जो है वो काट रही है। और जैसा ही काटेगी तो हम आपको शुरू में ही बता दिए कि अगर कोई 2 रेखा समानांतर है और उसे कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके साथ जो एंगल बनता है उसमें रिलेशन होता है। अब कौन सा रिलेशन होता है उसके हिसाब से हम यहाँ लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, तो देखिए इसीलिए ये काट रही है, इसीलिए कोण ABC। तो देखिए ABC मतलब ये वाला कोण, और फिर इधर लिखे हैं बराबर होता है BCF मतलब BCF मतलब ये वाला कोण, यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब कैसे बराबर होंगे, तो यहाँ हम लिख दिए हैं कि ये दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर होते हैं। ये त्रिभुज का नियम होता है। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप त्रिभुज वाले वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इसमें आएंगे। अगर नहीं भी समझ में आता तो फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि दोनों में ऐसा रिलेशन होता है कि एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अभी एकांतर कोण से आपस में ये बराबर है और हम इसको मान ली कि हमारा समीकरण 2 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 समीकरण हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरण को देखते हैं तो दोनों समीकरण को देखने से पता चलता है कि इस समीकरण और इस समीकरण मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है, इधर वाला साइड, इस तरफ का साइड, यहाँ देखिए ABC लिखा हुआ है, यहाँ भी ABC लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा। अगर किन्हीं को ये समझने में दिक्कत है कि भाई ये कैसे बराबर हो गया, तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, मान लो इसका नाम राम है, इसका श्याम है, इसका मोहन है। कोई अगर आपसे कहता है कि ये राम श्याम का भाई है, कोई कहता है कि राम श्याम का भाई है, और फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये जो श्याम है ये मोहन का भाई है, तो क्या ये मोहन श्याम राम का भाई नहीं होगा? एकदम भाई होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब इसका LHS बराबर है, इसका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम इस बात को यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं इसीलिए CBF मतलब ये बराबर हो गया तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, इसलिए लिख दिए पहले CBF। तो यहाँ CBF लिखा हुआ है बराबर BCF, तो BCF इसमें से आ गया BCF, इसको लिख दिए हैं। अब देखिए CBF, ध्यान से फिगर को समझिए। CBF कहाँ पे है? CBF यहाँ पे ये कोण। अब कहता है BCF, तो BCF मतलब ये कोण, यानी ई कोण और ई कोण दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो दोनों कोण जब आपस में बराबर होता है तो यह त्रिभुज का नियम होता है कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए यह त्रिभुज है हमारा, ई कोण और ये कोण, नाम लिख देते हैं ABC। यदि कोण A कोण C के बराबर हो जाए तो इसका नियम होता है कि अगर कोण बराबर है तो उसके सामने का भुजा, सामने का जो भुजा होता है, सम्मुख भुजा, वो भी आपस में समानुपाती हो जाते हैं। तो ये कोण मान लो ये कोण आपका 45 का है, ये भी अगर 45 का हो जाए, मतलब हम समझा रहे हैं आपको, तो ये भुजा और ये भुजा ये भी आपस में समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे, सॉरी समानुपाती नहीं, इक्वल बनी कि बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोण और ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही बात हम यहाँ लिख दिए कि ये दोनों भुजा बराबर हो गए। और जैसे ही 2 भुजा बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि समान 2 भुजा वाला त्रिभुज है। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब BCF यह जो त्रिभुज बन रहा है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए जैसा ही यह त्रिभुज समद्विबाहु हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि CF तथा BF दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि इसकी भुजा है। तो हम ये लिख दिए आपकी CF बराबर है BF, और इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए कि ये जो बिंदु B है वह
P से दूर नहीं है, मतलब P के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक मतलब नगण्य है, इस दोनों के बीच की दूरी नगण्य है। तो अगर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नगण्य हो जाएगा तब क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी अगर नगण्य हो जाए तो बिंदु B जो है वह P के पास चला आएगा, और जैसे ही P के पास आएगा तो ये BF जो है वह PF के बराबर हो जाएगा। मतलब अभी जो दूरी है BF वह किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दिए BF बराबर हो जाएगा PF के। और किन्हीं को नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अभी ये दोनों रेखा बराबर है, CF और BF बराबर है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब समझिए हम कह रहे हैं कि ये वाला बिंदु यहाँ पे चलाया, तो जैसे ही ये घसक के यहाँ आएगा तो ये रेखा कहाँ चलाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि दोनों BF बराबर हो जाएगा PF। अब देखिए इस BF को देखो और PF को देखो, BF आपका यहाँ पे है, अब PF यहाँ पे है, ये दोनों में क्या हो सकता है। तो हम समीकरण 3 को थोड़ा देखते हैं। समीकरण 3 में हम क्या लिख रहे हैं कि CF बराबर है BF के। तो जब CF बराबर है BF के तो हम BF के जगह पे CF तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें BF यहाँ लिखा गया, हम इस BF के जगह पे CF लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। यहाँ समीकरण 3 से मान रख दिए, तो मान रखे तो CF लिख दिए, इधर इस तरफ PF था तो PF रहने दिए। अब ध्यान से देखो इस CF को आप क्या लिख सकते हो, इस CF को क्या आपको इसकी दूरी पता है, नहीं पता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप PC माइनस BF क्यों लिखे हैं, तो इसलिए लिखे हैं कि हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता है और फिर पूरा रास्ता का दूरी पता है, और हमको चाहिए क्या कि दोनों में संबंध क्या है। तो हम तो ई वाला रास्ता का दूरी नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते तो हम क्या करते हैं ना कि हम इसको बदल देते हैं और इसमें ले आते हैं। तो कैसे बदल रहे हैं, देखिए इस CF को हटा के हम क्या लिख रहे हैं, CF के जगह पे टोटल दूरी मतलब P से C की दूरी, और उसमें से घटा दो PF मतलब इतना दूरी घटा दो, तो जो बचेगा ये ना दूरी कहलाएगा। तो हम यहाँ पे घटा के लिख दिए हैं, इधर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, PF का PF लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी PF है, यहाँ भी PF है। अब PF एक जाति का, इसलिए क्या करते हैं ना दोनों PF को एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ PF जो ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस में कर दिए हैं। अब देखिए दोनों एक जाति का है, दोनों एक जैसा है, तो इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ के 2PF कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हम आगे लिख के आपको बताते हैं। अब PC बराबर 2F जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए PC इक्वल टू 2PF, PC इक्वल टू 2PF। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे PC और यहाँ PF। अब हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि इसका मान रखने पर, तो हम लिखते हैं इसका मान रखने पर ध्यान से देखिए PC यहाँ लिखा हुआ है, PC का मतलब R, PC का मान यहाँ R है, तो हम लिख सकते हैं ना R इक्वल टू दू, तो दू रहेगा ही, और लिखा हुआ है PF का मान क्या है F, तो हम यहाँ लिख सकते हैं F, यानी R बराबर 2F हो गया। लेकिन हमको तो सिद्ध करना ये वाला, यानी कि F बराबर R बटा में 2, तो हम यहाँ से इसको अरेंज कर सकते हैं। अभी देखिए 2 यहाँ पे किस चीज़ में, गुना में, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि R बटा में 2 बराबर F, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर R बटा में 2। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है ना दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया। और ये दर्पण सूत्र नहीं, मतलब F और R में संबंध को हम सत्यापित कर दिए। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2-3 बार करके इस वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे सरल भाषा में और आपको कोई नहीं समझा सकता है। हमारे वीडियो को आप जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना बार आप देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, समय समय पर देखते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। यदि यह वीडियो हमारा आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मतलब इस वीडियो को और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।